दोस्तों इमेजिन कीजिए एक ऐसा सेक्टर जो अगर रुक जाए तो भारत की सांसें रुक जाएंगी। मैं रोड्स की बात नहीं कर रहा, मैं फ्लाइट्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन रेलवेज की। अगर इंडियन रेलवेज रुक जाए तो भारत रुक जाएगा। हम अक्सर रेलवे को कैसे देखते हैं, गंदे स्टेशन, लेट ट्रेनें और भीड़। मॉड्यूल नंबर 1 द मैक्रो पिक्चर। लेकिन इन्वेस्टर की नजर से देखिए, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क, हर साल ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी जितनी यात्रा, और सबसे बड़ी बात भारत सरकार का 2.6 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स पुश। आज का यह वीडियो कोई 10 मिनट का टॉप 5 स्टॉक्स वीडियो नहीं है, ये एक फ्री कोर्स है। आज मैं आपको रेलवे सेक्टर का ऐसा एक्सपर्ट बना दूंगा कि आप बैलेंस शीट देखकर बता देंगे कि कौन सा स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा और कौन सा बर्बाद करेगा। स्वागत है निवेश इन हिंदी पर। चलिए शुरू करते हैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का सबसे बड़ा चैप्टर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और स्वागत है आपके अपने चैनल निवेश इन हिंदी पर, जहां हम बनाते हैं सही सोच, सही निवेश, मजबूत भविष्य। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन। द प्रॉब्लम, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। निवेश करने से पहले वाई यानी कारण समझना जरूरी है। आज भारत में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्च जीडीपी का 14% है, जबकि डेवलप देशों में यह 8-9% होता है। अगर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो यह कॉस्ट कम करनी ही होगी। और यह कॉस्ट कम कैसे होगी? मतलब साफ है, ट्रक से नहीं, ट्रेन से होगी। एक ट्रक 4 से 5 रुपये प्रति टन प्रति किलोमीटर चार्ज करता है, किंतु रेलवे वही काम 1.5 रुपये से 2 रुपये में करती है। सरकार का मिशन है मॉडल शेयर शिफ्ट, यानी अभी जो सामान रोड से जा रहा है उसे रेलवे पर शिफ्ट करना। यह एक स्ट्रक्चरल चेंज है जो अगले 10-15 साल तक चलेगा। द सोल्यूशन, एनआरपी 2030। इस बदलाव के लिए सरकार लाई है नेशनल रेल प्लान यानी एनआरपी 2030। इसके 3 पिलर हैं। फर्स्ट, डीएफसी यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मालगाड़ियों के लिए अलग हाईवे। सोचिए, पहले मालगाड़ी पैसेंजर ट्रेन के पीछे 25 किलोमीटर पर आवर पर चलती थी, अब डीएफसी पर 70 से 80 किलोमीटर पर आवर पर चलेगी। टर्न अराउंड टाइम आधा हो जाएगा। सेकंड, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। डीजल का खर्च खत्म, मुनाफा सीधा बॉटम लाइन में, यानी डीजल पर होने वाला भारी खर्च खत्म हो जाएगा। चूंकि बिजली डीजल से सस्ती और स्थिर लागत वाली है, इससे ईंधन आयात पर निर्भरता कम होगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट घटेगी। सीधा फायदा रेलवे के मुनाफे में आएगा, यानी कम खर्च, ज्यादा बचत और मजबूत रेलवे। थर्ड, स्टेशन रीडेवलपमेंट। रेलवे स्टेशन अब सिर्फ स्टेशन नहीं, सिटी सेंटर्स बन रहे हैं, यानी रेलवे स्टेशन अब सिर्फ यात्रा के लिए नहीं, इन्हें सिटी सेंटर्स के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्टेशन पर मॉल्स, शॉप्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट्स बन रहे हैं। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। रेलवे को नॉन फेयर रेवेन्यू यानी किराए के अलावा कमाई मिलती है, यानी स्टेशन एक सुविधा प्लस कमाई प्लस आधुनिक शहर का केंद्र। मॉड्यूल नंबर 2, डिकोडिंग द रेलवे वैल्यू चेन। अब आप कहेंगे कृष्णा सर, ये सब तो ठीक है, पर पैसा कहाँ लगाएं? बिल्कुल सही, आइए समझते हैं। रेलवे सेक्टर को समझने के लिए हमें इसे 4 हिस्सों में तोड़ना होगा। हर हिस्से का रिस्क और रिवॉर्ड अलग है। सेक्टर 1, ईपीसी, द बिल्डर्स। पहला है ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन। ये वो हैं जो पटरियां बिछाते हैं, मिट्टी खोदती हैं, पुल बनाते हैं। ये काम कैसे करती है? चलिए इसके बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। सरकार टेंडर निकालती है, लवन यानी लोएस्ट बिडर को काम मिलता है, फिर कंपनी काम करती है और पैसा मिलता है। काम तो समझ में आ गया, पर प्रॉब्लम कहाँ है? यहाँ मार्जिन बहुत कम होता है, लगभग 8 से 10%, और पैसा फंसने यानी वर्किंग कैपिटल का डर सबसे ज्यादा होता है। इन्वेस्टर के लिए टिप ये है कि ईपीसी में उन्हीं कंपनियों को देखें जिनके पास स्पेशलाइज्ड कैपेबिलिटी हो, जैसे टनल बनाना या पहाड़ों में काम करना। नॉर्मल पटरी बिछाने वालों में कंपटीशन बहुत है। सेक्टर 2, रोलिंग स्टॉक, द मैन्युफैक्चरर्स। रेलवे का सबसे अहम और मेरा पसंदीदा सेगमेंट है रोलिंग स्टॉक, जिसमें इंजन यानी लाइको, डिब्बे यानी कोचेस और मालगाड़ी के डब्बे यानी वैगन्स बनाने वाली कंपनीज शामिल है। इस सेक्टर में बड़ा बदलाव हो रहा है। पुराने नीले आईसीएफ कोच धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं और उनकी जगह ज्यादा सुरक्षित और आधुनिक एलबीएच कोच के साथ साथ हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनें आ रही हैं। एक इन्वेस्टर के नजरिए से इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है? सरकार ने टारगेट रखा है कि हजारों नए वैगन्स चाहिए। यहाँ एंट्री बैरियर बड़ा है, हर कोई ट्रेन का इंजन नहीं बना सकता, इसलिए यहाँ मार्जिन्स बेहतर होते हैं और ऑर्डर विजिबिलिटी 3 से 4 साल की होती है। सेक्टर 3, एंसिलरीज एंड टेक, द हाई मार्जिन प्लेयर। तीसरा अहम सेगमेंट है एंसिलरीज और टेक्नोलॉजी, जिसमें ट्रेनों में लगने वाले बेयरिंग्स, ब्रेक सिस्टम और सबसे जरूरी सिग्नलिंग एंड सेफ्टी सिस्टम जैसे कवच शामिल हैं। ये वो कंपनियां हैं जो पूरी ट्रेन नहीं बनाती, लेकिन हर ट्रेन के लिए उनके पुर्जे और टेक्नोलॉजी अनिवार्य होती है। निवेश के लिहाज से ये इसलिए आकर्षक
आकर्षक हैं, क्योंकि जहां पूरी ट्रेन बनाने वाली कंपनियां लगभग 10% मार्जिन कमाती हैं, वहीं बेयरिंग या सिग्नलिंग सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां 20 से 25% तक मार्जिन कमा सकती हैं। ये असली साइलेंट विनर्स हैं, चाहे ट्रेन PSU बनाए या प्राइवेट, जरूरी पार्ट्स इन्हीं के लगेंगे, जिससे इनका बिजनेस ज्यादा स्टेबल एंड प्रॉफिटेबल रहता है। मॉड्यूल नंबर 3, PSU वर्सेस प्राइवेट, द अल्टीमेट बैटल। बाजार में सबसे बड़ी बहस ये है कि पैसा सरकारी PSUs में लगाया जाए या प्राइवेट कंपनीज में। पहले समझते हैं PSUs कंपनीज के बिजनेस को। PSUs रेलवे स्टॉक्स के पास एक अनफेयर एडवांटेज है, नॉमिनेशन बेसिस ऑर्डर्स, यानी अक्सर सरकार बड़े प्रोजेक्ट्स बिना टेंडर के अपनी ही कंपनियों को दे देती है। प्रोस की बात करें तो इन कंपनीज में जबरदस्त ऑर्डर बुक, हाई डिविडेंड यील्ड और सॉवरेन गारंटी होती है। इनकी कॉन्स देखें तो इनका काम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना नहीं, देश सेवा है, इसीलिए इनके मार्जिन्स कभी भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, यानी कैप्ड मार्जिन्स, द केस फॉर प्राइवेट प्लेयर्स। दूसरी तरफ हैं प्राइवेट प्लेयर्स। इनकी सबसे बड़ी ताकत है एफिशिएंसी। जहां PSUs को एक वैगन बनाने में अगर 100 रुपये लगते हैं, वहीं प्राइवेट कंपनी वही काम 90 रुपये में और तेजी से कर सकती है। चलिए इसके फायदे देख लेते हैं। फर्स्ट, बेटर कॉस्ट कंट्रोल। सेकंड, फास्टर एग्जीक्यूशन। थर्ड, हायर मार्जिन पोटेंशियल। फोर्थ, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। नुकसान भी उतने ही रियल हैं। इन्हें हर ऑर्डर के लिए टेंडर बिडिंग करनी पड़ती है, यानी इन्हें ऑर्डर के लिए लड़ना पड़ता है। अगर L1 यानी लोएस्ट बिडर नहीं बने तो ऑर्डर हाथ से गया। रेवेन्यू ज्यादा सिक्लिकल और कम्पिटिटिव होता है, तो इसमें फ्यूचर अपॉर्चुनिटी कहाँ है? जैसे जैसे रेलवे मॉडर्नाइज हो रहा है, प्राइवेट कंपनियों की भूमिका बढ़ती जा रही है। वंदे भारत ट्रेन के कंपोनेंट्स, मेट्रो कोचेस, एडवांस सिग्नलिंग और सिस्टम्स की जरूरत हमेशा रहेगा। तो क्या खरीदें? जवाब है पोर्टफोलियो एलोकेशन। स्टेबिलिटी के लिए 50-60% पैसा लार्ज कैप PSUs में रखें, डिविडेंड प्लस स्टेबल ग्रोथ के लिए। अल्फा यानी हाई रिटर्न के लिए 40% पैसा प्राइवेट मिड कैप टेक प्लेयर्स में रखें। इसका शार्ट फार्मूला कुछ ऐसा है, PSU एक स्टेबिलिटी प्लस डिविडेंड्स प्लस सेफ्टी, और प्राइवेट ग्रोथ प्लस एफिशिएंसी प्लस हायर रिस्क हायर रिवॉर्ड। सिर्फ एक साइड मत चुनिए, दोनों के ग्रोथ का फायदा लीजिए। मॉड्यूल नंबर 4, हाउ टू एनालाइज। अब पेन और पेपर निकाल लीजिए। यह सेक्शन आपको बाकी 99% रिटेल इन्वेस्टर से अलग कर देगा। चलिए जानते हैं रेलवे स्टॉक की बैलेंस शीट कैसे पढ़ें। इसमें सिर्फ प्रॉफिट मत देखिए, ये 3 चीजें देखिए। मैट्रिक 1, ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो। सबसे पहले देखिए ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो। मान लीजिए कंपनी की साल की सेल 1000 करोड़ रुपए है और उसके पास ऑर्डर 3000 करोड़ रुपए के हैं। रेशियो हुआ 3x। रेलवे कंपनी के लिए 2.5 से 4 गुना का रेशियो स्वीट स्पॉट है। अगर 2 गुना से कम है तो अगले साल ग्रोथ कहां से आएगी? अगर 10 गुना है तो भी बुरा है। क्यों? क्योंकि कंपनी ऑर्डर तो ले रही है पर काम पूरा नहीं कर पा रही, मतलब एग्जीक्यूशन इशू। मैट्रिक 2, रिसीवेबल्स या डेटर डेज। दूसरा पैमाना है डेटर डेज। रेलवे या सरकार के साथ काम करने में सबसे बड़ी दिक्कत है पेमेंट लेट आना। स्क्रीनर पर चेक करें, क्या डेटर डेज 120 दिन से ऊपर जा रहे हैं? अगर कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस यानी CFO नेगेटिव है तो सावधान, इसका मतलब प्रॉफिट सिर्फ कागज पर है, बैंक में पैसा नहीं आया। ऐसी कंपनियां ही डूबती हैं। मैट्रिक 3, एग्जीक्यूशन रैंप अप। तीसरा है एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी। ऑर्डर जीतना अच्छी बात है लेकिन उसे पूरा करना असली बिजनेस है। हर क्वार्टर में चेक करें क्या उनकी सेल्स बढ़ रही है। अगर ऑर्डर बुक तो पहाड़ जैसी है लेकिन सेल्स चींटी जैसी, तो मैनेजमेंट सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहा है। याद रहे, एग्जीक्यूशन इज किंग इन इंफ्रा। मॉड्यूल 5, स्ट्रेटजी, लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप। अब बनाते हैं आपका पोर्टफोलियो। हम पिरामिड अप्रोच यूज करेंगे। फर्स्ट, लार्ज कैप, द बेस लेयर। लार्ज कैप ये वो कंपनियां हैं जो गिरेंगी कम। यहाँ आप उन मोनोपोली कंपनियों को रखें जो फाइनेंसिंग या IRCTC जैसी सर्विस देती हैं, या बड़ी इंफ्रा PSUs को, और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाएं जो 12 से 15% CAGR प्लस डिविडेंड देती है। सेकंड, मिड कैप, द ग्रोथ इंजन्स। मिडिल लेयर, मिड कैप, यहाँ वो कंपनियां हैं जो वैगन्स बना रही हैं या इलेक्ट्रिफिकेशन कर रही हैं। जब बजट आएगा या नई पॉलिसी आएगी तो ये सबसे तेज भागेंगी। इसमें एक रिस्क है पॉलिसी बदलने का। इसमें ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी अपनाएं, यानी जब तक ऑर्डर आ रहे हैं बने रहें। थर्ड, स्मॉल कैप, द रॉकेट एंड द बॉम्ब। टॉप लेयर, स्मॉल कैप, ये वो छोटी कंपनियां हैं जो शायद किसी ट्रेन का दरवांचा या सेंसर बनाती हैं। इनमें 10 गुना होने की क्षमता है और 0 होने की भी। वार्निंग ये है कि स्मॉल कैप में तभी घुसें जब कंपनी में डेट कम हो। ज्यादा कर्ज वाली छोटी कंपनी रेलवे सेक्टर में नहीं टिक पाती। मॉड्यूल 6, कंक्लूजन एंड फ्यूचर आउटलुक। दोस्तों, अंत में 2035 का नजारा देखते हैं। 2035 का भारत कैसा होगा? बुलेट ट्रेन चल रही होंगी, मेट्रो नेटवर्क 50 शहरों में होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मालगाही 24 घंटे में पहुंचेगी। जो आज इन्वेस्ट करेगा वो उस समय इस ग्रोथ का हिस्सा होगा। लेकिन याद रहे, पेशेंस। रेलवे स्टॉक्स गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, ये हाथी है, धीरे चलता है लेकिन जब चलता है तो जमीन हिला देता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं रेलवे सेक्टर के किसी खास कंपनी पर डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में उस स्टॉक का नाम लिखें। अगले वीडियो में हम पावर सेक्टर और एनर्जी ट्रांजिशन पर ऐसी ही डीप डाइव करेंगे। मैं हूं कृष्णा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद।